दोस्तों, आप सुन रहे गीत गाता चला आपकी जमीला के साथ, और मेरे साथ आज शनिवार की शाम में खास मुलाकात, जैसे मैंने पहले कहा है, खास मुलाकात में खास बातचीत होंगी हमारे आज के खास मेहमान के साथ। मैं बात कर रही हूँ समीर नागी की, जो आज हमारे स्टूडियो पे आए हैं। ऊंचा लंबा कद। ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर है, जिसे हम एचआर मैनेजर कहते हैं। एचआर मैनेजर एक लीडिंग कंपनी हैदराबाद में है, लीडिंग कंपनी, एमएनसी कंपनी कहा जाए, एक सॉफ्टवेयर कंपनी, बहुत लीडिंग कंपनी के एचआर मैनेजर आज हमारे स्टूडियो पे आए, जो हमें बताएंगे कि ये एक्चुअली एचआर होता क्या है। वैसे मेरे दिमाग में भी कई सवाल आते हैं कि एक्चुअली ये एचआर करते क्या है। बस सिर्फ रिक्रूट, पीछे से हंस भी रहे हैं। पीछे से नहीं, बिल्कुल सामने बैठ के हंस रहे हैं। पर बहुत बहुत शुक्रिया समीर जी, आप हमारे स्टूडियो पे आए। थैंक यू जमीला। तो आपका पहला सवाल एचआर करता क्या है? करता क्या है? एचआर एक बहुत इवॉल्विंग और नया प्रोफेशन है। हम्म। पहले ज़माने में इसको पर्सनल मैनेजमेंट के नाम से कहा जाना जाता था, हम्म। जिसमें एम्प्लॉयज़ की, वर्कमेंस की सैलरीज, पेंशन्स, बेनिफिट्स, ये सब देखा जाता था। जी जी। जैसे कंपनीज और सोफिस्टिकेटेड होती गईं और कैपिटलिज्म बढ़ता गया, हम्म। तो ये एचआरएम प्रोफेशन बहुत इवॉल्व हुआ। हम्म। और ये काफ़ी स्ट्रेटेजिक बनता गया। जी हाँ। तो अगर अब ये दो शब्द में पूछा जाए तो हम क्या अपने आप को कहते हैं कि वी हैंडल रिटायर टू रिटायर। हायर टू रिटायर, रिटायर ये क्या हम है हायर टू मतलब रिटायर? हम एक एम्प्लॉय के हायरिंग पार्ट से लेकर रिटायरिंग पार्ट तक हम पूरा हाँ, मैनेज करते हैं। मैंने सोचा कि आप हायर करते चाहते हैं कि वो रिटायर हो जाए यहाँ तक। हम तो चाहेंगे कि रिटायर हो, बट आजकल होता। आजकल बहुत कम है। कम हो। अच्छी अच्छी कंपनीज में फिर भी टेन्योर्स हम देखते हैं कि ज़्यादा है। जी। वैसे समीर जी, जैसे आपने कहा कि हाँ, हायर टू रिटायर का जो स्ट्रैटेजी रहता है, आप पूरी तरह से कैटर करते हैं एक एम्प्लॉय को, उसे लेकर आते हैं, फिर वो जब जाता है तभी उतने ही प्यार से, उतने स्माइल देते हुए उन्हें भी जाते हैं। वैसे मैं एक सवाल पूछती हूँ, आपको देख के सच में बंदा कांपने लग जाता है पहले ही इंटरव्यू। आप तो इतने लंबे चौड़े हैं, और मैं कहना चाहूंगी कि हमारे क्या कहते हैं, बहुत ही अच्छे स्वीट हैं आप। अब लोग कहेंगे कि क्या चक्के देखा है। नहीं, बहुत ही प्यारे हैं आप, लेकिन डर तो लगता है। मेरे पास तो आप थोड़ा ऐसे, लेकिन मैंने जैसे ही देखा आपको, यार गया मेरा। डरते हैं लोग आपसे? शायद पता नहीं, पर हमारा यही काम है कि लोगों को एकदम से हम कूल कर दें और एकदम से रिलैक्स कर दें। हमारा हम्म। इंटरव्यूज़ में भी जैसे पहले होता था कि स्ट्रेस इंटरव्यूज़ होती थी, हाँ। अब हमारा आजकल लक्ष्य बड़ा चेंज हो गया है। हम चाहते हैं कि जब भी कोई एक कैंडिडेट आए, वो हम्म। बिल्कुल रिलैक्स हो जाए, बिल्कुल काम हो जाए। हम्म। बिकॉज जब वो कूल माइंडसेट से जब हमारे आंसर्स देगा, हम्म। तब हम उसको एक्चुअली में असेस कर पाएंगे कि वो एक्चुअल उसके बिहेवियर्स क्या रहे हैं। ओके। तो अगर जब जैसे आपने कहा कि एक कैंडिडेट आपके पास आता है और आप उसे एसेस करते हैं, तो एसेस करने के लिए कई पैरामीटर्स होते हैं। तो हम ये पैरामीटर्स के बारे में बहुत सारी जानकारी लेंगे आपसे शो के दरमियान में। दूसरा सवाल ये है, जब हम एचआर की बात करते हैं, एचआर रिसोर्सेज की बात करते हैं कंपनी में, क्या वाकई में हमें एचआर को ही अप्रोच करना पड़ता है अगर हम कोई कंपनी में जाना चाहते हैं? आजकल अगर आप हायरिंग के पर्सपेक्टिव से, रिक्रूटमेंट के पर्सपेक्टिव से बोल रही हैं, तो टेक्नोलॉजी ने काफ़ी लीड ली है। हम्म। आजकल हमारे प्रोसेसेस बहुत ऑटोमेटेड हैं, और कैंडिडेट्स जो हैं, ज़रूरी नहीं है कि उनको एक एचआर डिपार्टमेंट में चिट्ठी लिखनी पड़े या कुछ एप्लीकेशन भेजनी पड़े। आजकल ऑनलाइन हमारी वेबसाइट पे सारी पोजीशंस अपलोडेड रहती हैं। तो वहां पे रिस्पॉन्स आता है? वहाँ पर काफ़ी कंपनीज में रिस्पांस आता है, कभी कभी ऑटोमेटिक रिस्पांस चले जाते हैं। और एक्चुअली डिपेंड करता है कि अगर बल्क पोजीशंस हैं या नीश पोजीशंस हैं। जैसे हाँ। बल्क पोजीशंस हैं जिसमें हज़ारों एप्लीकेशंस आ रही हैं, जी। तो जो शॉर्टलिस्ट होते हैं जो कैंडिडेट, उनको ज़रूर रिस्पांस आता है। या कभी कभी कुछ कंपनी जिनमें बहुत कम इक्की दुक्की पोजीशन हायर हो रही हैं, उसमें हर कैंडिडेट पे बहुत ज़्यादा तवज्जो दिया जाता है। अच्छा। हम दोस्तों और भी बात करेंगे समीर जी से। आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए, सुनते रहिए गीत गाता चला आपकी जमीला के साथ, ओनली ऑन 101.9 पे। दोस्तों, आप सुन रहे गीत गाता चल आपकी जमीला के साथ, और आज खास मुलाकात में खास मेहमान है समीर नागी जी, जो एक एचआर मैनेजर है लीडिंग कंपनी हैदराबाद में। समीर जी, गाने से पहले हमने ये जानने की कोशिश की कि किन किन पैरामीटर्स का ख्याल रखना पड़ता है कैंडिडेट को जब वो एक कंपनी को अप्रोच करता है। तो आप क्या कहेंगे? मेरे ख्याल से कैंडिडेट को काफ़ी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहले तो उसको रिज्यूमे जो है वो सिर्फ 2 पेज का बनाना चाहिए, और हम्म। उसमें बहुत एक समराइज्ड व्यू देना चाहिए। अच्छा। और आज जैसे पहले बहुत क्वेश्चन पूछे जाते थे कि क्या कपड़े पहन के जाऊं, क्या ड्रेस हाँ। कोड रखें। मेरे मानने से आजकल जो है कंपनीज इतना ज़्यादा फोकस नहीं रखती कि भाई आप क्या कपड़े पहन के आ रहे हैं। आप मतलब यू शुड बी वेल ड्रेस्ड, और अपना
फॉर्मल रखिए या स्मार्ट कैजुअल रखिए। तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अपने एक्सपीरियंसेस को लिस्ट डाउन करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा। बिकॉज आजकल कंपनी जो है KSA मॉडल फॉलो करती है, मतलब K फॉर नॉलेज, S फॉर स्किल, A फॉर एटीट्यूड। अच्छा, नॉलेज, स्किल स्किल, एंड एटीट्यूड। एटीट्यूड। हाँ अच्छा। जी। तो नॉलेज जो आपका ज्ञान है, ये तो आपकी क्वालिफिकेशन से या आपने जो जो सब्जेक्ट्स पढ़े हैं उससे एक अनुमान लग जी जाता है। बराबर। और जो आपके टेक्निकल राउंड ऑफ इंटरव्यू होगा, जो सवाल पूछे जाएंगे, उससे पता कर सकते हैं। जी। मगर जो इक्वली इम्पॉर्टेंट है, जो आपका स्किल है, जो आपका एटीट्यूड है, जो आपके व्यवहार रहे हैं, जो आपके बिहेवियर्स रहे हैं, उनको जज करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और उसके लिए कैंडिडेट को अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस को अपने मन में रख के इंटरव्यू में जाना बहुत ज़रूरी है। अच्छा। तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि कैंडिडेट्स को ये देखना चाहिए कि वो कौन से एक्सपीरियंसेस रहे हैं जहाँ पे उसने एक लीडरशिप रोल अदा किया। कौन से वो कॉलेजेस के कंपटीशन में गया और एक टीम को साथ लेके चला। वो कैसे कोई टफ एक्सपीरियंसेस रहे जब उसने एक बहुत मुश्किल कॉन्वर्सेशन हैंडल करी, कोई कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन हैंडल करी, या कोई नेगोशिएशन सिचुएशन हैंडल करी, या कोई एक आइडिया को एक सीनियर ऑडियंस पे पिच किया और उसको एक्सेप्ट करवाया। ये जो एक्सपीरियंसेस हैं, अगर किसी कैंडिडेट के पास हैं और वो एक इंटरव्यू में इनको एक्सप्लेन कर सकता है और शेयर कर सकता है, तो वो बहुत उसको एडवांटेज तो देगा। आप यही कहना चाहते हैं कि जो कुछ भी अचीवमेंट या जो कुछ भी हमने किया है वो एक ग्लांस देना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। जरूरी है। यस। तो आपने कहा कि नॉलेज एंड स्किल और एटीट्यूड। यस। नॉलेज और स्किल तो कुछ हद तक समझ में आ ही जाता है, लेकिन एटीट्यूड की बात करें तो अभी हर एक कैंडिडेट से दूसरे कैंडिडेट में, या अगर हम इंडिविजुअल की भी बात करें तो ये एक पर्सनल बात हो जाती है एटीट्यूड की। तो ये एटीट्यूड क्यों देखा जाता है इंटरव्यू में या फिर कोई कंपनी में? ये इसलिए देखा जाता है क्योंकि आजकल कंपनीज रियलाइज़ कर रही हैं कि एक टॉपर एक क्लास का अगर हम लें और बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल बंदा लें, ज़रूरी नहीं है कि वो एक्चुअल सक्सेसफुल रहेगा, क्योंकि टीम कंपनीज के अंदर कल्चर बहुत अलग है। कंपनीज में लोग टीम्स में काम करते हैं, हर एक का एक रोल रहता है। तो जो लोग उस टीम एनवायरनमेंट में बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं, एक कंट्रीब्यूशन का एक एटीट्यूड रखते हैं, एक सबको साथ लेके चलने का एटीट्यूड रखते हैं, अपने ओपिनियंस और आइडियाज़ को टेबल पे रखने में शर्माते नहीं हैं और करेज रखते हैं, तो वो सब जो एटीट्यूड्स हैं, एक पॉजिटिव एटीट्यूड, वो एक्चुअली नॉलेज के ऊपर चला जाता है और ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है आपकी सक्सेस पे। तो आप ये जो एटीट्यूड की बात करते हैं, तो ये एटीट्यूड इनबिल्ट रहता है या फिर मैं इसे अपना सकती हूँ, आई कैन लर्न दिस थिंग, ऐसा हो सकता है? ये एटीट्यूड जो है, हमारे जो लाइफ में एक्सपीरियंसेस रहे हैं वो उस एटीट्यूड को शेप करते हैं। हमारा कल्चर एटीट्यूड को शेप करता है, जो हम अपने पेरेंट्स में देखते हैं उनके व्यवहारों को, वो हमारे एटीट्यूड को शेप करता है। तो हमारी जो पास्ट है, दैट एक्चुअली डिफाइंस आवर एटीट्यूड। मगर गोइंग फॉरवर्ड हम जो एक्सपीरियंसेस गेन करते हैं, हम जिस संगठन में काम करेंगे, जिस टीम के साथ काम करेंगे, जिन लीडर से हम इंस्पायर होंगे, उनका भी एटीट्यूड हमारे ऊपर आएगा और वो हमारा जो बिहेवियर है वो शेप होता रहेगा। तो हम अडेप्ट कर सकते हैं। अडेप्टेबल हैं हम, ह्यूमन बीइंग बहुत अडेप्टेबल हैं। तो वो बदलाव ला सकते हैं, ऐसा नहीं रहेगा कि मैं बस ऐसा ही हूँ तो मैं ऐसा ही रहूँगा। नहीं, बिल्कुल बदलाव आएगा। बदलाव आएगा। वेल, जब समीर जी कह रहे हैं तो जरूर आएगा। तो हमारे कई दोस्तें भी कोशिश करेंगे। वैसे समीर जी, जैसे आपने कहा कि एक्सपीरियंस की बात की, तो आप एक हाई लेवल पे, मैनेजर लेवल पर जब लोगों को देखते हैं, और आपका भी बहुत लंबा एक्सपीरियंस रहा है HR डिपार्टमेंट में, तो ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ पर आप कई लोगों से मिलते हैं, देखते हैं, तो बैक ऑफ माइंड आपका कभी जब आप सोचते हैं, आप खुद एक HR होते हुए कंपनी में, तो मेरे मन में कई बार ऐसे सवाल आते हैं, ये मेरा मतलब आउट ऑफ द सब्जेक्ट है, जब हम अपने अंकल या डैडी लोगों को या फिर पुराने लोगों को देखते हैं, तो एक कंपनी के साथ बहुत लॉयल रहते हैं, जहाँ पे वो रिटायरमेंट तक एक ही कंपनी से जुड़े रहते हैं। अब वो उसी में ही कंटेंट रहते हैं, सेटिस्फाइड रहते हैं, सुबह गए शाम में आ गए, और बस उसी में वो लोग बहुत ही सेटिस्फाइड हैं। आजकल हर 2 साल में या हमारे दोस्तों को देखते हैं या फिर घर के आसपास देखते हैं, तो वो कहते हैं कि नहीं, मैंने अभी जॉब नहीं कर रहा हूँ, दूसरी जगह ट्राई कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, 3 साल करने के बाद नहीं, अभी नहीं बन पा रहा है, वहाँ पे बहुत पॉलिटिक्स हो गया, ये हो गया। तो ये अनस्टेबिलिटी और वो जो पुराना वक्त जो स्टेबल है, जहाँ पे इतनी स्टेबिलिटी है, क्या है, कौन सा सही है? देखिए, मेरे ख्याल से सही या गलत तो मुश्किल होगा कहना, मगर ये कहूँगा कि उस समय, उस ज़माने में वो उस ज़माने के लिए सही था,
क्योंकि कंपटीशन कम था और सब लोगों की जो रोल्स थी वो सालों साल सेम रहते थे, हाँ। बदलते नहीं थे। अच्छा। आज की डेट में कंपटीशन बहुत है और कंपनीज की जो शेल्फ लाइफ है वो बहुत कम होती जा रही है। कंपनीज अगर 4-5 साल में अगर सक्सेसफुल नहीं हुई तो पीछे रह जाती हैं। तो इसका मतलब रोल्स बहुत चेंज हो रहे हैं। जिस रोल में अगर सपोज एक एम्प्लॉय ज्वाइन करता है वो 2 साल 3 साल में रोल काफ़ी बदल जाता है, जी। बिकॉज कंपनी शायद नई बिजनेस में चली जाती है, नया प्रोडक्ट बनाने चली जाती है, नई मार्केट को केटर करने लग जाती है। तो आजकल के लोग जो हैं ये जब उनका रोल बदलने लगता है या चेंजेस आने लगते हैं तो वो हमेशा दुविधा में आ जाते हैं कि क्या मैं इसी को कंटिन्यू करूं, क्या मुझे ये एंजॉय हो रहा है या नहीं हो रहा है। उनके मैनेजर्स भी बदल जाते हैं तो इतने चेंज में आजकल लोग अक्सर इस दुविधा में आते हैं कि क्या मुझे कंटिन्यू करना चाहिए या मैं बदलाव लाऊं। और आजकल आप देखिए क्योंकि ये प्राइवेटाइजेशन के कारण अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत हैं। पहले ज़माने में शायद इतनी नहीं हुआ करती थी। अच्छा। तो अब आजकल एम्प्लॉय अगर थोड़ा सा भी परेशान होता है, जिसको हम कहते हैं क्रंचेस, जब उसके जॉब में उसके क्रंचेस आते हैं, जब एक सिचुएशन आती है कि यार बस हो गया, हो गया। तो वो अगर बाहर जाए तो बाहर बहुत ऑप्शंस हैं। और आजकल इतनी ज़्यादा एजेंसीज हैं कि वो उनको इतना अट्रैक्ट कर देते हैं, ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटीज देते हैं कि तो एक ये इंसान क्या के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता इंडिविजुअल है। प्रैक्टिस देखा जाए तो क्या ये प्रैक्टिस, अभी आपने कहा कि सही गलत तो नहीं करेंगे, लेकिन क्या ये हेल्दी है? मैं हर साल या 2 साल में अपनी कंपनी बदलता रहता हूँ या बदलती हूँ। आई एम नॉट लॉयल टू वन कंपनी। हम्म। तो और साथ ही साथ हाँ, सैलरी की बात कहें या फिर कुछ एनहांसमेंट तो होता ही रहेगा, लेकिन जो मेंटल स्टेबिलिटी है और जो मुझे एंड ऑफ द डे सेटिस्फैक्शन कुछ है ही नहीं यार। मैंने एक कंपनी में कुछ वक्त दिया नहीं, मौका दिया नहीं, 2 साल के बाद फिर बदल गया। तो क्या ये एक हेल्दी प्रोसेस रहता है कि हर 2 साल में बदलना? और जैसे आपने कहा कंपटीशन है, लेकिन आप क्या सजेस्ट करते हैं? देखिए इसके नुकसान तो डेफिनेटली हैं। अगर एक कंपनी में वही सपोज 500 एम्प्लॉयज़ की कंपनी है, अगर वही 500 एम्प्लॉयज़ हमेशा चलते रहें उसके एडवांटेजेस काफ़ी रहते हैं। मगर जब एम्प्लॉय बेस चेंज होता है तो उसके फ़ायदे भी हैं। देखिए एम्प्लॉय जो है उसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत गलत है, क्योंकि आजकल एम्प्लॉयज़ को अगर आप एक काम 2-3 साल तक कराते रहेंगे, हम्म। आज आज की जनरेशन ऐसी वो जल्दी बोर हो जाती है। बोर हो बोर जाते हो जाते हैं। हैं। फिर उनको लगता है कि हाँ। अब कुछ और किया जाए। अगर आपकी करंट कंपनी आपको कुछ और नया चैलेंजिंग असाइनमेंट नहीं दे रही है तो वो अक्सर बाहर भी देखने लगते हैं। और आजकल की जनरेशन में एक और है, पीयर प्रेशर बहुत प्ले करता है। हम्म। जो आप कॉलेज आपके फ्रेंड्स थे जो आज आज की डेट में वो एक कंपनी से दूसरी कंपनी में गए, अभी उनका क्या चल रहा है, अगर कोई एंजॉय कर रहा है तो आपका भी मन करता है कि आप वहाँ जाएं। तो मैं ये कहूँगा कि इसके नुकसान भी हैं। स्टेटस के लिए। स्टेटस के लिए जाते हैं कई लोग, बहुत अच्छे अच्छे कॉजेस के लिए भी जाते हैं लोग। कभी कभी ऐसी कंपनी ज्वाइन करते हैं जिनमें उनको एक अलाइनमेंट दिखती है हम्म। कि भाई मैं एक इंडियन मल्टीनेशनल में जाना चाहूँगा जहाँ पे हम एजुकेशन इंडस्ट्री में हेल्प करें। तो कई लोग अपने काफ़ी इवॉल्व रीज़न से भी जाते हैं, कई लोग अपने मटेरियलिस्टिक रीज़न से जाते हैं, कई लोग अपनी मजबूरी से जाते हैं जी। कि भाई अगर घर नहीं चल रहा है, पैसे ज़्यादा जी। चाहिए या जी। कुछ अपने फाइनेंशियल रीजंस के लिए जाते हैं। जाते हैं। बट ये है कि हाँ, सेटिस्फेक्शन जो है आजकल थोड़ा मुश्किल है, मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। तो एचआर मैनेजर की जुबानी की थोड़ा मुश्किल है सेटिस्फैक्शन। चलिए अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, गाना सुनते हैं, गाने के बाद में एक छोटा सा कमर्शियल। दोस्तों यूं ही बने रहिए, सुनते रहिए आज की खास मुलाकात में समीर नागी से, जो एक एचआर मैनेजर है एक लीडिंग कंपनी से। तो सुनते रहिए, गीत गाता चला आपकी जमीला के साथ होंगे और 101.93। सोच रहे होंगे मेरे बारे में, थोड़ा सच सच बताइए। मैं यही सोच रहा हूँ कि आप कैसे हर हफ्ते अलग अलग पर्सनालिटीज़ के साथ इतने डिटेल्ड कॉन्वर्सेशंस करती हैं, काफ़ी काबिल आप तारीफ़ है। अपने बारे में बताइए ना कि यार ये मुझे क्यों इतना परेशान करिए, मैंने गलत कर दिया, आज आके सैटरडे के दिन कहीं बाहर चले जाता तो अच्छा था। पर ऐसा कुछ सोच रहे हैं? नहीं, मेरे लिए तो अच्छा ही एक्सपीरियंस है, कुछ नया अनुभव है, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। वैसे आप एचआर लोग है ना, रिजेक्शन को भी बहुत अच्छी तरह से बोल देते हैं, है ना? बोलते हैं। हाँ, रिस्पेक्ट जो है वो हम कहते हैं कि रखनी चाहिए एम्प्लॉय को, चाहे अच्छा मैसेज हो चाहे नेगेटिव मैसेज हो, तो रिस्पेक्ट रहनी चाहिए। आप लोग भी ह्यूमन बीइंग हैं, आप भी हाँ जी। हमारे जैसे हैं। जब आप किसी को कहते हैं कि नहीं, यू आर नॉट सिलेक्टेड, और जब जब मैं टीवी देखती हूँ तो जब जजेस कहते हैं तो रियलिटी शोज में तो रोना धोना शुरू हो जाता है। तो ऐसे सच में ऐसा कुछ होता है जब फ्रेशर्स आते हैं और कई उम्मीदें से आते हैं कंपनीज में, और लाइक कुछ रीजंस की वजह से सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं और रोने लग जाते हैं? ऐसा होता है, रोते हैं? काफ़ी होता है ब्रेक मतलब। डाउन वहां पे ऐसा? यस,
बहुत होता है, काफ़ी कैंडिडेट्स आते हैं, स्पेशली जब हम कॉलेजेस में जाते हैं, कितने स्टूडेंट्स हमारे पीछे-पीछे आते हैं कि सर हमारा क्यों नहीं हुआ? कुछ हाँ, बताइए, हमें एक और मौका दीजिए। काफ़ी होते हैं, ऐसे सिचुएशन होते हैं। इमोशनली हम भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, तो हमें भी लगता है चाहे हमारा तो मन करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जॉब अपॉर्च्युनिटी मिले। मगर हम उस समय यही कर सकते हैं, बेस्ट ये कर सकते हैं कि इंसान को एक फीडबैक दें, उसको सुझाव दें आगे के लिए कि जब अगली बार जब वो इंटरव्यू दे, तो कहाँ वो अपनी परफॉर्मेंस बेटर कर सकता है। ये हम फीडबैक की बात कही आपने कि हाँ, ऐसे कई कंपनीज़ हैं जो देते हैं और कई ऐसे भी हैं जहाँ पे बस रिजेक्शन हो जाता है, वजह बताई नहीं जाती है। तो आप जो फीडबैक दिया जाता है तो वो क्यों नहीं दिया जाता है कुछ हद तक? कोई जैसे राउंड्स कहते हैं, कोई लेवल होता है, ये लेवल ऑफ इंटरव्यू हो या ये राउंड्स होने चाहिए। तो ये जो राउंड्स के बारे में कहोगे, इतने सारे राउंड्स क्यों रखते हैं? देखिए इतना फ़िल्ट्रेशन और आपको जब इतना क्रीमी ही चाहिए तो फिर कहाँ मिलेगा? जब अ, आप लोग सिखाएँगे अभी, अगर हम कैंडिडेट को पूछते हैं, वो बोलते हैं यार जब मुझे मौका दिया जाएगा तभी तो मैं सीखूँ। और आप कहते हैं कि नहीं, मुझे बना-बनाया वाला कोई मिल जाए तो अच्छा रहेगा। देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है। आजकल कंपनी में काफ़ी है, बहुत ज़्यादा सिलेक्शन करते हैं, काफ़ी राउंड ऑफ इंटरव्यूज़ करते हैं, हुँ, क्योंकि ये पाया गया है कि इंटरव्यू जो है एक सबसे लीस्ट स्टैटिस्टिकली प्रूवन टेक्नीक है। मतलब कि इंटरव्यू जो है उसमें उसकी सक्सेस रेट बहुत कम है। अच्छा। तो अब आप आधे घंटे में एक इंसान को इंटरव्यू करके उसको एक बहुत बड़ा रोल देना तो बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए 5 या 6 अलग-अलग इंटरव्यू लूप्स लिए जाते हैं, ताकि कलेक्टिवली जो डिसीजन है हुँ, हुँ। वो ज़्यादा करेक्ट रहा हो और ज़्यादा प्रिडिक्टेबल रहा रहे फॉर द फ्यूचर। अच्छा। तो मतलब हाँ, 4-5 लोगों की अपनी-अपनी राय दी जाती है, तो हाँ वो जी। एक एक कि हाँ, कि कैंडिडेट सही है। हाँ जी, उससे आगे, क्योंकि अ, हायर करना बहुत आसान है। यहाँ पे बहुत लोग रहते हैं, बहुत एप्लीकेंट्स रहते हैं, हायर करना बहुत आसान है, मगर एक गलत हायर को करना और फिर उसके बाद जो कंपनी को जो लॉन्ग टर्म में संघर्ष करना पड़ता है एक गलत हायर के लिए, उस गलत हायर के लिए भी, इंसान के लिए भी और कंपनी के लिए भी, टीम के लिए भी, वो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता सबकी है। मेहनत सबकी मेहनत खराब होती है, टीम का मोराल डाउन होता है, उस एम्प्लॉय का सेल्फ एस्टीम हर्ट होती है, कंपनी को नुकसान जाता है, टीम की परफॉर्मेंस हिट होती है। तो एक हमारा हमारा हमारी कोशिश रहती है, कंपनी की अधिकतर कोशिश रहती है कि हम गलत हायर ना करें, हम हम्म। ज़्यादा से ज़्यादा एक मतलब हायरिंग डिसीजन सही रखें। तो गलत हायर क्या है? गलत हायर ये है कि हमने या तो वो जो हम मैंने आपको मॉडल बताया था, नॉलेज, स्किल और एटीट्यूड, उसमें से कोई एक जगह जो है वो नज़रअंदाज रह गई। हम उसको इंटरव्यू में जांच नहीं कर पाए और हमने इंसान एम्प्लॉय को कैंडिडेट को ऑफर कर दिया और वो कंपनी में आ गया, मगर वो जो उसके गलत व्यवहार थे जो कंपनी से अलाइन नहीं थे, हम्म। वो एट द वर्क प्लेस रिफ्लेक्ट होने लग गए। तो वो गलत हायर हो जाता है। वो गलत हायर हो जाता है और उसकी कॉस्ट टू द कंपनी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। जी। जी, अभी आपने जैसे कॉस्ट टू द कंपनी कहा है कि हाँ, कंपनी भी कैंडिडेट पे उतना ही खर्च करती है जितना उसे सैलरी और या पैकेज दिया जाता है, वो अलग बात होती है। लेकिन लॉयल्टी की बात की जाए या फिर जैसे आपने कहा कि नॉलेज, स्किल और एटीट्यूड, ये तीनों फैक्टर्स बहुत ज़रूरी होते हैं। जब तीनों फैक्टर्स की बात करें और परफॉर्मेंस की बात करें, सब कुछ सही होता है। कहीं ना कहीं वर्ड आ जाता है कि पॉलिटिक्स, ये वाकई में होता है। और जो स्किल्स की बात करें कि हाँ भाई, हमारे पास पल्लवी भी आई थी, उन्होंने भी बताया, ऐसे कई कॉर्पोरेट ट्रेनर्स आए और जो सॉफ्ट स्किल ट्रेन, वो कहते हैं कि नहीं, आप उस हैंडल कैसे कर लेती हैं, अब मुंह पे कोई कुछ कह देता है, वहां पे क्या हैंडल करेंगे। तो वो सारे सिचुएशंस में ये स्किल सब क्यों जरूरी हो जाता है जब हम कहीं पे काम कर रहे हैं? देखिए, आपने पॉलिटिक्स की बात करी, तो मैं ये कहूँगा पॉलिटिक्स तो ज़रूर होगा, किसी भी संगठन में होगा जहाँ पे लोग इकट्ठे काम करते हैं और सबकी जो इच्छाएं हैं वो पूरी नहीं हो सकती। हम्म। तो ये क्लासिकल सिचुएशन है कि जो लोग चाह रहे हैं वो बहुत कम है, डिमांड सप्लाई की बात है। अच्छा। तो जब रिजल्ट्स या रिवॉर्ड सबको इक्वली नहीं दिए जाएंगे, तो जो कुछ लोग हैं जो अपने अंदर कोर फियर्स हम कहते हैं, हम्म। कोर भय रखते हैं, इनसिक्योरिटीज़ रहती हैं कि हाय अगर मैं सेकंड आ गया तो, हाँ। हाय मुझे अगर प्रमोशन नहीं मिली तो, हाय मेरा अगर उस रोल में सिलेक्शन ना हुआ तो वो जो फियर जो उनको ड्राइव करता है। तो जिन लोगों की इंटेग्रिटी और एथिक्स थोड़े कम होते हैं वो फिर अलग टेक्निक्स यूज़ करते हैं, ये
पॉलिटिक्स एक्चुअली अगर थ्योरी में देखा जाए तो पॉजिटिव पॉलिटिक्स भी होती है। जी। पॉलिटिक्स इज एक्चुअली अबाउट एन इन्फ्लुएंस, ड्राइविंग एन इन्फ्लुएंस। अगर वो एक इफ इट इज़ हार्मफुल फॉर समवन एल्स, अगर आप किसी के ऊपर पैर चढ़ के अपना इन्फ्लुएंस जमा रहे हैं और अपने फायदे के लिए इन्फ्लुएंस ड्राइव कर रहे जी, हैं जो जी। कंपनी को नुकसानदेह हो सकता है, दैट इज रॉन्ग पॉलिटिक्स। और खुद के लिए भी। खुद के लिए भी हो सकता है, बिकॉज आप चढ़ तो जाएंगे मगर अगर काबिलियत में कमी होगी कहीं ना कहीं आप एक्सपोज हो जाएंगे। जी। जैसे आपने कहा कि जो फ़ियर फैक्टर है कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे ये नहीं मिला। मैंने कई बार गौर किया है, मुझे नहीं मिला लेकिन उसे मिला, हाँ जी। उसको दिया, वो कैसे आ गया? ये ज़्यादा रहता है हम लोगों में। हाँ जी, ये एनवियस फीलिंग रहती है। और कौन-सी फीलिंग रहती है? एनवियस, तो ये भी फियर रहता है कि अरे उसको मिल गया, मैं उसके साथ मेरा तो कंपैरिजन में। फैक्टर है ही नहीं, मेरा तो बात हाँ ही जी। नहीं है। हाँ जी। लेकिन यार उसे कैसे मिल गया? हाँ जी। वो हजम कैसे नहीं होता। प्रमोट हो गया? हाँ, हज़म नहीं हाँ, ऐसा भी होता ऐसा है, भी होता है, होता है। हर जगह तो होता है। ऐसे कई इश्यूज, जैसे अभी वर्कफोर्स की बात की आपने, लोगों की बात की, तो अगर हेल्दी एटमॉस्फेयर बना के रखना है और खुद एक कैंडिडेट जब एचआर टीम में सेलेक्ट हो जाता है, कंपनी के लिए सेलेक्ट हो जाता है, तो ज़्यादातर वक्त, और जैसे आपने कहा कि हर अपॉर्चुनिटी मिलता है तो वो मूव कर सकता है, तो एक हेल्दी लाइफस्टाइल और हेल्दी प्रोफेशनल लाइफ किस तरह से मेंटेन कर सकता है एक कैंडिडेट? एक कैंडिडेट हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए उसको सबसे पहले तो खुश रहना पड़ेगा प्रोफेशनल लाइफस्टाइल। प्रोफेशनल लाइफस्टाइल में। और एक्चुअली जो टीम एनवायरनमेंट होता है, कंपनी का जो कल्चर होता है, वो भी काफ़ी रोल प्ले करते हैं। अगर मैनेजर बहुत अच्छा है, सबकी सुनता है, सबके एम्प्लॉयज़ को चैलेंज करता है, अच्छा काम देता है, फीडबैक टाइमली देता है, अगर मैनेजरियल स्किल्स बहुत अच्छे हैं, कंपनी का कल्चर मोटिवेट करता है एम्प्लॉयज़ को कि वो इनोवेट करें, क्रिएटिवली सोचें और अपने जो स्ट्रेंथ्स हैं उन पे प्ले करें, मतलब जिस जिस स्किल्स में मैं बहुत अच्छा हूँ मुझे वो काम मिले तो मैं बहुत खुश रहूँगा। जी, जी। तो जो कंपनीज ऐसे बहुत फोकस काम करती हैं, इनिशिएटिव्स लगाती हैं कि राइट पीपल इन द राइट जॉब एट द राइट टाइम, ऐसी फिलॉसफीज रखती हैं, उसमें एम्प्लॉयज़ का खुश होना ज़्यादा पॉसिबल है। और जो कंपनीज एम्प्लॉयज़ के करियर डेवलपमेंट में फोकस करती हैं तो एम्प्लॉयज़ भी खुश रहते हैं। तो एम्प्लॉयज़ को ये है कि अपनी तरफ से भी पूरा फोकस करें, फोकस रहना चाहिए। फोकस रहना चाहिए, अपने काम पे फोकस करें, टीम में जो कहाँ कहाँ ज़रूरत है अपने आप को वॉलंटियर करें, अपने आप को एक्सपोज करें, चैलेंजेस लें, कंपनीज के लिए अच्छे अच्छे आइडियाज़ सोच के लाएं और मैनेजमेंट को प्रेजेंट करें। और अगर ऐसे करते रहेंगे तो वो भी खुश रहेंगे और कंपनी भी फिर उनका ख्याल रखेगी और पॉजिटिव एनवायरनमेंट ऐसे आएगा। जी। तो आप कहते हैं कि हमेशा एक एम्प्लॉय को एक फोकस रखना चाहिए कि हाँ, मुझे कंपनी में ये परफॉर्म करना चाहिए, एक टारगेट बना के रखना चाहिए कि हाँ, मैं कुछ सालों के बाद यहाँ पे रहूँ या फिर नेक्स्ट कंपनी में, तो वो एक फोकस रहना ज़रूरी है। हाँ जी। बेशक चाहे जितने भी पॉलिटिक्स, जैसे अभी हमारी बातें हुई, वो सब होती रहती हैं, लेकिन फिर भी सर्वाइव होना ज़रूरी है। हाँ जी। जब सर्वाइव और सस्टेन की बात करते हैं तो एक एक एज आ जाती है जहाँ पर है ना, सैचुरेशन आ जाता है, या चाहे वो कोई भी कंपनी में या फिर मैनेजर लेवल तक आ जाए, लेकिन कंपनी का तो एक ही हेड होता है, तो जो जो मेन हेड है वो एक ही है, और इतने 500 एम्प्लॉयज में से अगर कोई एक बनता है तो बाकी 499 लोगों का क्या होगा? तो जब एक एज आ जाती है, एक सैचुरेशन आ जाती है, बस बहुत हो गया, तो तब क्या करें? आप क्या कहते हैं, एचआर मैनेजर होते हुए, इतने सालों का एक्सपीरियंस रखते हुए, बंदे को करना क्या चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है, मुझे तो लगता है फिर कि बहुत अच्छा सवाल है ये दूसरा, यानी कि मेरे अभी 45 मिनट्स के इंटरव्यू में सिर्फ आपको 2 ही सवाल अच्छे लगे हैं। जी। तो मैं तो यही कहूँगा कि जब इंसान को दिल में लगे कि बस अब बहुत हो गया, उसको अब सोचना चाहिए कि और मैं क्या-क्या कर सकता हूँ। वो एक अपना करियर प्लान बनाए जी। कि वो इसी कंपनी में और किस रोल में जा सकता है। वो और कौन से ऐसे स्किल्स हैं उसकी लाइफ में जो अनटच्ड हैं, अननर्चर्ड हैं, जिनको वो डेवलप करके कोई करियर चेंज कर सकता है। जैसे? जैसे अगर ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिन लोगों लोगों ने अपने कॉर्पोरेट करियर स्टार्ट करे, उसके बाद वो कुछ अलग स्ट्रीम्स में चले गए, वो ऐसी कंपनीज में चले गए जैसे जो सोशल सेक्टर में काम कर रही हैं, कुछ अच्छा। ऐसी ऐसी कंपनीज में चले गए जो म्यूजिक इंडस्ट्री हाँ, में हाँ, है, हाँ, या हाँ। कुछ लोगों ने आर्टिस्टिक वेंचर्स ले लिए या अपने एंटरप्रेन्योर वेंचर स्टार्ट कर दिए। ऐसे बहुत उदाहरण हैं आजकल की डेट में। तो मतलब अपना एक जो स्किल सेट है वो पैरेलल स्किल सेट भी हमेशा नर्चर करते रहें, ताकि कभी फ्यूचर में कभी ज़रूरत पड़े कि आपको करियर शिफ्ट करने की ज़रूरत पड़ रही है, आपका जो करंट करियर
अगर आपको उतनी सेटिस्फेक्शन नहीं दे रहा तो आप कुछ और कर सकते हैं। और फाइनेंशियल अपनी जो भी है अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी रखें, अपनी सेविंग्स अच्छी रखें, ताकि जब आपको वो स्टेप लेना पड़े तो आपको वो सेविंग्स काम आ सकते हैं। हाँ, सर्वाइवल की प्रॉब्लम ना हो। जी। वेल, अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, तो दोस्तों यूं ही बने रहिए, सुनते रहिए गीत गाता चल आपकी जमीला के साथ। वेल, समीर जी से बात हो रही है। समीर जी, कैसा लग रहा है आपको, मतलब पूरा अभी मैं आपका इंटरव्यू ले रही हूँ तो कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? हमेशा मैं किसी की इंटरव्यू लेने के लिए यूज्ड टू हो चुका हूँ, फर्स्ट टाइम मेरी इंटरव्यू ली जा रही है तो बड़ा अच्छा लग रहा है फॉर अ चेंज। नहीं, आप लोगों की टांग भी खींचते हैं इंटरव्यू टाइम? कभी कभी खींचते हैं और उनको पता भी नहीं चलता। पता भी नहीं चलता। वाह। वैसे एक तरफ से देखा जाए, जो एटमॉस्फेयर और जो कल्चर और जो माहौल कंपनीज में रहते हैं, वो जो अपनापन रहता है, मिक्स्ड कल्चर, हर तरह के लोग आते हैं, फिर चाय पीते हैं, लंच करते हैं, तो वो अलग ही फीलिंग रहती है। वो कल्चर बहुत ही खूबसूरत रहता है, कई तरह के लोग काम करना एंड ऑल। एंड ऑफ द डे देखा जाए तो हर कोई अपने लिए, अपने रोजी रोटी के लिए ही मेहनत करता है। तो मैं जाने से पहले, अभी तो हमें जाना ही है, आपको अलविदा कहना 10 मिनट ही है। तो जब हम अपनी रोजी रोटी की बात करते हैं, हर कोई चाहता है कि वो एक अच्छा परफॉर्मर बने। लेकिन मुझे अभी अभी का भी एक डाउट आया, जहाँ पर आप रिजेक्ट करते हैं एक कैंडिडेट को, दूसरी कंपनी कैसे उसे सेलेक्ट कर लेती है? क्योंकि एक्चुअली कंपनीज में ही सबसे पहले तो एक अंतर है, जो हर कंपनी सेम एम्प्लॉयज़ को नहीं ढूंढ रही है, हर कंपनी अलग अलग एम्प्लॉयज़ को ढूंढ रही है और अपने लाइफ साइकिल में भी डिफरेंट लाइफ साइकिल में अलग एम्प्लॉयज़ को ढूंढ रही है। एक्चुअली रोल रिलेटेड अगर हम कहें तो ज़्यादा एक्यूरेट रहेगा कि हम कंपनी जो है रोल्स के लिए हायर करती हैं। तो एक लेकिन जब एम्प्लॉय, हम अगर टेक्निकल ग्रेजुएट स्टूडेंट है और साइंस स्टूडेंट है, तो ही इज वेरी क्लियर, उसको पता है कि उसे क्या किस फील्ड में जाना है। जैसे अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करना है, या फिर अलग इंजीनियरिंग करनी है, या फिर एचआर में ही जाना है, तो ही इज वेरी क्लियर, उसका रिज्यूमे बनाया है। लेकिन एक कंपनी उसे रिजेक्ट कर देती है। लेकिन अगर वही कैंडिडेट से दोबारा पूछा जाए एक हफ्ते के बाद में, तो वो दूसरी कंपनी में सेलेक्ट हो जाता है। तो प्रोफाइल सेम है, रोल सेम ही है, तो क्यों ये आ जाता है जब एक एक्स कंपनी सेलेक्ट नहीं कर पाती, वाई सेलेक्ट कर लेता है? इसके दो चार कारण हो सकते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया कि जो इंटरव्यू एक मैकेनिज्म है, इंटरव्यू टेक्निक जो है, सबसे पहले तो ये फुली स्टैटिस्टिकली वैलिड इंस्ट्रूमेंट नहीं कहते हम। अपनी टेक्निकल टर्म में कहते हैं कि अगर आपने इंटरव्यू बेसिस पे किसी को हायर किया है तो सक्सेस रेट 50 to 60% ही होगा। तो ऐसा ही है कि कोई गारंटी नहीं है कि कोई इंटरव्यू पैनल ने एक बंदे को अगर सिलेक्ट किया है, कैंडिडेट को सिलेक्ट किया, तो वो 100% करेक्ट डिसीजन है। Okay. और ये भी हो सकता है, मैं एक्चुअली दूसरा एक आपको ओपिनियन दे सकता हूँ, अगर आप एक ही कंपनी में अगर आप दो पैनल्स के थ्रू सिमिलर कैंडिडेट्स को इंटरव्यू कराइए, ये भी गारंटी रिसर्च प्रूव कर चुकी है कि ज़रूरी नहीं है कि दोनों पैनल्स एग्जैक्टली सेम नंबर ऑफ सेम कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करें। क्योंकि यहाँ पे भी हर इंडिविजुअल के एक अलग थॉट प्रोसेस रहता है, और वहाँ पे भी अलग एग्जैक्टली, और इसको हम टेक्निकल टर्म में कहते हैं इंटरव्यूअर बायस। अच्छा। ठीक है, तो जैसे अगर मैं मेरी कुछ स्पेसिफिक पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं, तो मैं अपने जैसे लोगों की तरफ ज़्यादा आकर्षित होता हूँ। हाँ। ठीक है, तो मैं भी एक ह्यूमन बीइंग हूँ इस पूरे प्रोसेस में, तो मेरा यहाँ पे इंटरव्यूअर बायस भी आ सकता है। पर्सनालिटी डिफर करता है, तो हमें हार नहीं माननी चाहिए। ऑन द होल, एक कंपनी नहीं सेलेक्ट करती है तो कोई बात नहीं, दूसरी है। बिल्कुल हार नहीं माननी चाहिए। और बड़े बड़े दिग्गजों ने फेलियर सहे हैं, अमिताभ बच्चन से लेके बड़े बड़े कलाकारों ने, तो हार नहीं माननी चाहिए, लगे रहना चाहिए। लगे रहना हर एक चाहिए। की एक कहीं ना कहीं दिशा और जगह होती है। कुछ अच्छा है कहीं और लिखा है। जरूर। तो चलिए, जाते जाते अगर फ्रेशर को अप्लाई करना है कंपनी में, तो किन 5 बातों का ख्याल रखना चाहिए? फ्रेशर को सबसे पहले तो ये अपना रिज्यूमे 2 पेज तक रखे, तो वो पहला टिप दूंगा। दूसरा एक दूंगा कि अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और सर्टिफिकेशंस के साथ साथ अपने क्रिटिकल एक्सपीरियंसेस को भी एक्सपोज करें। जी। और उसके साथ साथ जो है इंटरव्यूज़ में जब जाता है
तो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स, अपने थॉट क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, उनको हमेशा मद्देनज़र रखें और एक काम माइंडसेट से जाए। और दूसरा चीज़, जब किस कंपनी में अप्लाई कर रहा है उस कंपनी की रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। मैं ये कहूँगा कि कंपनी की क्या रोल्स हैं, क्या मिशन है, क्या गोल्स हैं, क्या कंपनीज में चेंजेस आ रहे हैं, उनके रिसर्च करने से वो इन्फॉर्मेशन को अपने रिज्यूमे में अलाइन करके अगर वो जाएगा तो बहुत सक्सेसफुल हो सकता है। ओके। और और एक्सपीरियंस कैंडिडेट किन बातों का ख्याल रखें? एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स को मैं ये कहूँगा कि अपने जो प्रोफेशनल एक्सपीरियंसेस हैं उन पे ज़्यादा फोकस करें। तो अगर रिज्यूमे में या इंटरव्यूज़ में जब वो जाता है तो अपने जो एक्सपीरियंस है उनको ऊपर रखें, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस को पीछे रखें, पीछे रखें। और अपनी जो लास्ट 6 महीने की जो एक्सपीरियंसेस और जो सक्सेस स्टोरीज हैं उनको पहले प्रायोरिटाइज करके नरेट करें, ताकि वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक्सपीरियंस इंडस्ट्री में से जब हायरिंग होती है तो स्किल बेस्ड हायरिंग होती है। वेल समीर जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करते हुए। बहुत ये जैसे मैंने हर ऐसे की सब्जेक्ट्स है जहाँ पे 1 घंटे का शो कम पड़ जाता है। बहुत HR एक मतलब सब्जेक्ट ही है, MBA में पढ़ने के लिए गए तो पूरा मतलब एक सब्जेक्ट ही है। तो एक प्रोफेशनल वे में देखा जाए तो बहुत लंबी बात की जा सकती है। हम दोबारा भी आपसे ज़रूर जुड़ना चाहेंगे, बहुत कुछ जानेंगे आपसे। जाते जाते और एक सवाल, बस एक ही वर्ड में देना जो मैं दिल की बात में पूछने वाले हूँ हमारे लिस्टर्स को, कि काम में स्मार्ट वर्क करना चाहिए या हार्ड वर्क करना चाहिए? आजकल मैं कहूँगा स्मार्ट वर्क करना चाहिए। स्मार्ट वर्क करना चाहिए। वेल दोस्तों, समीर कहते हैं कि स्मार्ट वर्क करना चाहिए। आप मुझे बताइए कि क्या सही है। कॉल करने के लिए नंबर है 23234821 एंड 22। मैसेज के लिए HDRV स्पेस आपका नाम और आपकी दिल की बात भेजिए 56060 पे। तो दिल की बात जमीला के साथ होंगे ऑन 101.9 पे। यूं ही बने रहिए, सुनते रहिए ट्विन सिटीज रेनबो FM 101.9। बहुत बहुत शुक्रिया समीर जी। आखिरी गाना आपके लिए। थैंक यू। सीखा मैंने जीना तेरे